नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। मुद्दे की बात में आज बात होगी एंटी पेपर लीक विधेयक की, जिसको लेकर संसद में चर्चा चल रही है। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सार्वजनिक परीक्षाएं, अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश किया। इस विधेयक में सजा को और कड़ा करने, जुर्माने की राशि बढ़ाने के साथ साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का भी प्रावधान है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत माता के बच्चों के भविष्य के साथ समझौता नहीं करने दिया जाएगा। यह प्रधानमंत्री मोदी के उस संकल्प की भी पुनरावृत्ति है कि किसी को भी भारत माता के बच्चों के भविष्य के साथ समझौता नहीं करने दिया जाएगा। इसलिए विधेयक को एक तरह से भारतीय संसद के इतिहास में एक मील का पत्थर कानून कहा जा सकता है। उधर विपक्ष की तरफ से चर्चा की शुरुआत गौरव गोगोई ने की, कांग्रेस के सांसद। उन्होंने कहा कि सरकार गंभीर नहीं है, अब तक जितने लोग पकड़े गए हैं उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे उन्हें जमानत आसानी से मिल जा रही है। गौरव गोगोई ने कहा कि छात्रों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा, हमें उनके दर्द को समझना होगा। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल धर्मेंद्र प्रधान के हुए स्वागत पर सवाल उठाया और कहा कि एक प्रधान को हटाकर आपने असल में प्रधानमंत्री को बचा लिया। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी ने नारा दिया है, सरकार भी झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। उन्होंने कहा कि वो युवा पीढ़ी को बधाई देते हैं कि युवाओं ने झुका दिया। वहीं लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने 20 जुलाई को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पैलेट गन का सवाल उठाया और पूछा कि आखिर इस कार्रवाई के लिए इजाजत किसने दी। प्रियंका ने पूछा कि क्या पीएम मोदी या गृह मंत्री अमित शाह ने ये इजाजत दी थी। डिंपल यादव ने भी केंद्र पर इस दौरान हमला बोला और लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया। अब चर्चा चल रही है, कितनी गंभीरता के साथ इस पर चर्चा हो रही है और चर्चा के बाद क्या निकलेगा, क्या सबकी सहमति बन पाएगी। नए बिल में जो प्रावधान है उन प्रावधानों पर क्या सुझाव भी आ रहा है, क्योंकि आज जो चर्चा हुई उसमें विपक्ष की तरफ से तो जो कार्रवाई सीजेपी के मार्च पर सीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की कार्रवाई हुई थी, उसी को लेकर ज्यादा सुनने को मिला है विपक्ष के सांसदों के द्वारा। अब चर्चा अभी चल भी रही है और चर्चा कल भी चलेगी। अब देखना है कि उसमें और आगे क्या निकल कर आता है। पहले एक रिपोर्ट हम इस देख लेते हैं और उसके बाद इसी को लेकर हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे और समझेंगे इस बिल के बारे में, संसद में चल रही चर्चा के बारे में। एक बड़े ईमानदाराना प्रयास के तहत लाया जा रहा है और मुझे विश्वास है कि किसी भी दल के नेता को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि आपत्ति हुई तो देश की जनता को उनसे आपत्ति होगी। लोकसभा में एंटी पेपर बिल पर चर्चा जारी है और सियासत भारी है। जहां सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद जल्द न्याय दिलाना है, वहीं कांग्रेस का दावा है कि शिक्षा सुधार की बात केवल दिखावा है। आज लोकसभा में सबसे पहले सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले और विपक्ष पर जमकर तीर चलाए। और सरकार जितेंद्र सिंह ने 2009 में रेलवे भर्ती पेपर लीक से 2012 के एम्स एंट्रेंस पेपर लीक गिनाकर कांग्रेस को घेरा। So it is on record 2009 Railway Recruitment Board, 2011 I'll go on and on, the list is very long then. 2011 All India Engineering Entrance Examination, 2012 AIIMS New Delhi Entrance Paper Leak, 2013 महाराष्ट्र सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के वक्त। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। वहीं कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले बोलने वाले गौरव गोगोई ने सरकार को जमकर घेरा और इस कानून को सरकार की विफलता का स्मारक तक बता दिया। इसके साथ ही गौरव गोगोई ने सवाल किया कि जब एनटीए में 34 सैंक्शन पद हैं, तो 47 पर एक्शन कैसे हुआ? कि एनटीए के लगभग 47 लोगों को बदला गया। सर, मैं इस सरकार से मैं ब्यौरा चाहूंगा कि वे जो 47 लोग हैं जिनको आपने ट्रांसफर किया या सस्पेंड किया, कौन है वो? क्योंकि एनटीए की जो एक्चुअल सैंक्शन कैपेसिटी है, एनटीए की जो सैंक्शन कैपेसिटी है वो 34 की है।
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने दो टूक कहा कि सजा बढ़ाने से शिक्षा में सुधार नहीं होगा। साथ ही छात्रों पर लाठीचार्ज के किस्से सुनाकर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। वहीं बीजेपी के युवा सांसद बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस के आरोपों पर जमकर प्रहार किया। तो ये कानून उस समय भी विफल था और ये कानून जिस मंशा से आज ला रही है आज भी ये विफल होगा। ये कानून आपकी विफलता का स्मारक है, क्योंकि ऐसे कानून 2024 के में लाने के पश्चात भी 2026 में तो लीक हुआ ना सर। अगर कानून इतना ही सशक्त था तो आज 2 साल बाद ही इतना बड़ा व्यापक लीक कैसे हुआ? आज परीक्षा माफिया संगठित हो गया है, क्रॉस स्टेट क्रिमिनल नेटवर्क बन गया है और ये बिल, ये जो संशोधन आज लाया गया है, ये ज्यूरिसडिक्शन की उलझन को सुलझाता है, उसको समाप्त ही कर देता है। क्योंकि इस बिल में यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस से सवाल भी किया कि आखिर पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला। लोकसभा में अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधान को हटाकर के प्रधानमंत्री को बचा लिया गया है। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। और ऐसा अध्यक्ष महोदय आंदोलन किसी ने नहीं देखा, जिस आंदोलन में नई पीढ़ी के लोग, कम उम्र के लोग निकल करके आ गए। पेपर लीक के साथ साथ अखिलेश ने चढ़ावा चोरी पर भी सरकार को घेरा। लोकसभा में अखिलेश यादव ने कहा कि जो चढ़ावा नहीं बचा सके वो पेपर लीक कैसे बचाएंगे। जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे। जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे। किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए। किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं। बिल पर चर्चा जारी है और सरकार के पास बिल को पास कराने के नंबर भी मौजूद है। अब आपको बताते हैं कि नए बिल में क्या क्या बदलाव हुए हैं। 10 साल तक जेल, 10 करोड़ तक जुर्माना, विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट, रोजाना होगी सुनवाई, 3 महीने के अंदर केस का निपटारा। संसद में बड़ी मुश्किल से सियासी शोर थमा है और चर्चा हो रही है। अब देखना होगा कि इस बिल पर राहुल गांधी संसद में बोलते हैं या नहीं। अब सवाल यही है कि चर्चा जो हो रही है तो चर्चा के बाद क्या निकल कर आएगी, क्योंकि जो बातें हो रही थी अभी संसद में, जो चर्चा हो रही है उसमें ज्यादातर केंद्रित यही दिखाई दिया कि जो कार्रवाई हुई है उसी कार्रवाई को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश है। और यहां तक कि जो बिल सरकार के द्वारा पेश किया गया है जिसको लेकर चर्चा हो रही है, उस बिल पर या सरकार की मंशा पर, सरकार की नीयत पर विपक्ष को विश्वास ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है। तो ऐसे में अगर बिल पास भी होता है तो फिर उसका मतलब क्या होता है, आज जरा इसी को समझेगा। हमारे साथ खास पैनल आज जुड़ा हुआ है। आशीष शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आशीष जी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश अहिर जी, बहुत स्वागत है राकेश जी आपका। और कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के नेता सत्येंद्र कुमार कैम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र जी स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ जी स्वागत है आपका। और चर्चा की शुरुआत आपसे ही, स्टूडेंट से डायरेक्टली आप जुड़े हुए हैं, युवाओं से डायरेक्टली आप जुड़े हुए हैं, शिक्षा की बात हो रही है, क्वेश्चन पेपर लीक को लेकर पूरा देश चिंतित है। सिर्फ सत्ता पक्ष और विपक्ष चिंतित नहीं है, संसद के अंदर ही इस पर चर्चा नहीं हो रही है, इसके बाहर भी जो गार्जियन हैं, अभिभावक हैं वो चिंतित हैं, बच्चे हैं वो चिंतित हैं, जो अभी स्कूल में हैं और आगे की पढ़ाई वो करने वाले वो सब चिंतित हैं कि आखिर मेहनत होती है और फिर ये क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है तो सब कुछ फिर वहीं शून्य पर आकर ठहर जाता है। तो अब इसी को लेकर एक कानून फिर से बनाया जा रहा है, उसमें संशोधन किया जा रहा है, जो चर्चा चल रही है। आप जरा बताइए, आशान्वित हैं आप, पॉजिटिव हैं
कि कानून बनेगा और वो कानून जो बनेगा उसमें जो कड़ाई से और भी प्रावधान शामिल किए जा रहे हैं उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, दिखेगा? सौरभ जी। तो नमस्कार। और आज का विषय काफी महत्वपूर्ण है। आज के प्रोग्राम में जो आपने युवा से रिलेटेड इश्यूज को रखा है और सरकार ने इस समय काफी गंभीरता दिखाते हुए इस चीज को कानून में भी संशोधन किया है जो अभी लोकसभा में पेश की गई है। लेकिन हमारा ये मानना है जो आज के टाइम में कानून बनती है और कानून का कितना इम्प्लीमेंटेशन होता है ये बखूबी हम लोग जानते आ रहे हैं। और इस तरह की घटनाएं इस देश में इस सरकार से पहले भी होती आ रही थी। मैं एक एनालिसिस देख रहा था जब 2014 से पहले भी 22 बार इस तरह की घटनाएं हुई है पेपर लीक से रिलेटेड, और 7 बार तो केंद्र सरकार, जब 2004 के बाद मनमोहन सिंह की 2 बार सरकार थी तो 7 बार एग्जामिनेशन लीक का जो मामला है उनके टाइम में भी हुआ था। लेकिन हमें यहाँ समझने की जरूरत है, यदि अभी सत्ता में एनडीए की गवर्नमेंट है तो इससे पहले भी तो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, तो उस समय यदि इतनी बड़ी समस्या आती रही तो इस पे क्यों नहीं काम किया गया? यदि काम किया गया होता तो इतनी बड़ी समस्या आज के समय में निकल के नहीं आती। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है इस सरकार के बारे में, 2024 में नीट पेपर का जो मामला सामने आया उस समय फिर कानून बना 2026 में भी पेपर लीक हुआ, अभी भी कानून में संशोधन किया गया है जहां पे पनिशमेंट की बात की गई है। लेकिन इन सारे चीजों को समझते हुए जिस तरह की हाई लेवल कमेटी बनाई गई, सारा चीज देखने में सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमें ये बखूबी इस पर ध्यान देना चाहिए, ये जो प्रॉब्लम आ रही है तो ये कहाँ से आ रही है। जैसे कि मैं समझता हूँ इसके पीछे 5 लेवल पे जो है प्रॉब्लम है। सबसे यदि आप देखेंगे जब भी कोई क्वेश्चन पेपर सेटिंग होता है या एनटीए हो या कोई भी एजेंसीज हो, यदि आप यूपीएससी का मामला देख लीजिए या फिर AIEEE करवाती है या जेई करवाती है तो वहाँ बहुत ही रेयरेस्ट इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो मतलब जो वहाँ का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सधा हुआ है और सुलझा हुआ है। यदि हम नीट पेपर की बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा जो रूट कॉज आया है वो पेपर सेटिंग का आया है। यदि आप इस चीज को समझिए इस तरह से, इसमें 5 स्टेक होल्डर है। सबसे पहला तो पेपर सेटिंग करते हैं जो टीचर्स आते हैं, उसके बाद पेपर की प्रिंटिंग होती है, उसके बाद लॉजिस्टिक का इन्वॉल्वमेंट होता है, चौथे स्टेप पे जो है जो सेंटर होती है उसकी मैनेजमेंट देखी जाती है। फिर इन सारों के ऊपर जो पेपर माफिया है उनका कितना इन्फ्लुएंस रहता है। तो ये जो 4-5 फैक्टर्स है, यदि इस पे गवर्नमेंट अभी भी सेंसिटिव नहीं होती है, आप हाई लेवल कमेटी बना लीजिए या कुछ भी बना लीजिए, उससे इसका निदान नहीं होने वाला। ठीक है, अब इस पर चर्चा आगे भी हम आपके पास आएंगे। अब इस पर चर्चा हो रही है और इसमें क्या निकल कर आ रहा है इसी पर सबकी नजर है, ये और क्या ये इसमें शामिल है ये भी हम जरा समझेंगे। लेकिन जब बात हो रही है तो फिर जरा सत्येंद्र जी के पास चलते हैं, उसके बाद फिर राकेश जी के पास आएंगे, फिर सबका जवाब आशीष जी देंगे। सत्येंद्र जी, अब देखिए पहले भी क्या होता रहा और अभी तक क्या हुआ, लेकिन अब हम आगे की सोचेंगे क्योंकि अब आंदोलन हुआ, विरोध हुआ, सब कुछ हुआ, तो अब आगे की देखी जाए कि आगे ऐसा न हो। अब हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि अब आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। सत्येंद्र जी, ये लक्ष्य लेकर अब सरकार चल रही है या आप लोग भी जो अब विपक्ष के लोग हैं वो लोग भी यही चाहते हैं। तो अब जब एक नया कानून बन रहा है, उस कानून पर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मील का पत्थर साबित होगा, विश्वास है कुछ बदलेगा? हेलो जी सर, मुझे विश्वास नहीं है। ये लोग कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, क्योंकि छात्रों के साथ जिस तरीके का इन्होंने व्यवहार किया है वो चिंताजनक है। इसलिए जो कानून जी ला रहे हैं, देखिए शिक्षा व्यवस्था की विफलता और नैतिकता जिम्मेदारी होती है, और इन लोगों ने नीट का पेपर लीक करा के हमारे छात्रों के साथ जिस तरीके से
इन्होंने दिल्ली में अत्याचार किया है। ये तो पहले तो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उन्हीं बेटियों पर लाठियों से वार किया और छात्रों पर वार किया, 36 दिन तक परेशान किया। पेट्रोलिंग गन से इन्होंने जिस तरीके से उन पे इस्तेमाल किया, उन लोगों के छर्रे लगे, एक बेटे की आंख भी फूटी है। तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग काम करेंगे। और आज आप देख लीजिए, सदन में जो त्याग पत्र देकर आए, उसी त्याग पत्र को उसका सम्मान करके मुझे तो सदन का ही ये लोग अपमान कर रहे हैं कि ऐसे आदमी को सम्मानित कर रहे हैं वहां पर सदन में। हेलो जी, चलिए जी अब सर। हाँ, अब जी मेरी बात सुनना सर। हाँ, आपकी बात तो हमने सुनी और ये एक विश्वास नहीं है। और आप नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ। हमारे कांग्रेस के समय में नैतिकता ये थी कि 1956 में तमिलनाडु में रेल दुर्घटना हुई, उसमें हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा दिया और उसकी फिर जांच कमेटी बनी और जांच कमेटी में वो सही पाए गए। तो हमारे कांग्रेस की तो मानवता है कि यानी कि जो छात्र हैं अपने देश के लोगों के साथ रहने की है, और हम चाहते हैं कि ऐसे देश के प्रधानमंत्री को भी अपने तत्काल प्रभाव से त्याग पत्र दे देना चाहिए। हमें तो समझ में नहीं आता है कि हमारे देश तब के तो ये छात्रों पूछेंगे के ना। साथ अब देखिए, अब आप लोग जब ये सारा एग्जाम्पल देते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा विषयांतर हो जाएंगे। रोजगार से वंचित हैं, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अब हम लोग थोड़ा विषयांतर हो जाएंगे, लेकिन जब आप इस्तीफे की बात आप कर रहे हैं तो फिर मेरी व्यवस्था यानी एक देश के प्रधानमंत्री को इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि देश के युवाओं का भविष्य क्या है। ठीक है, ठीक है। अब आपने कहा कि इस्तीफे की बात है। अब इस्तीफे की बात जब होगी तो फिर ये लोग पूछेंगे ना कि फिर जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आया था तो इंदिरा गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए था। तो वो भी नैतिकता की बात थी। खैर, अब क्योंकि हम लोग विषयांतर हो जाएंगे, अब छोड़िए। अब इस्तीफे से सत्येंद्र जी, यानी कि अगर किसी व्यक्ति सत्येंद्र जी, इस्तीफे से बात बहुत आगे निकल गई है। सत्येंद्र जी, इस्तीफे से बात बहुत आगे निकल गई है। अब छोड़िए इस्तीफा कौन दिया कौन नहीं दिया, बात सेंट्रलाइज होनी चाहिए बच्चों पर, उनके भविष्य पर, और उसी पर हम लोग केंद्रित रहेंगे तो कुछ निकल कर वहां से पते भले न निकले, लेकिन यहां से जब जागरूक हम लोग बैठे हैं तो कुछ निकल जाए। आशीष जी, जाना तो हम चाहते थे राकेश जी के पास, लेकिन जरा आप ये बताइए, देखिए विश्वास आप लोगों पर नहीं। 24 में आपने कानून बनाया, लेकिन 26 में क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। वो कानून भी अपने आप में एक मील का पत्थर ही था, लेकिन वो काम कारगर नहीं हो पाया। आज सदन में जो चर्चा हुई उसमें जो लूप होल्स गिनाए गए, उसमें यही कहा गया कि भाई आपके जो पकड़े गए हैं अभी तक, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई इतनी ढीली है कि उन्हें जमानत मिल जा रही है। और इसी को ये कह रहे हैं। अभी गौरव गोगोई ने शुरुआत की विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि सरकार की विफलता का स्मारक कानून, मतलब ये विफलता का स्मारक बता दिया। आप बनाइए कानून, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, ये कह रहे हैं लोग। जी धन्यवाद विजय जी। आपने जिन विषयों साथी पैनलिस्ट ने कहा है उन सबका मैं एक एक करके जवाब दूंगा। एक आपने भरोसे की बात की, तो देश की चुनी हुई सरकार जो लगातार तीसरी बार जनता का जनाधार प्राप्त करके, जनता का जनादेश प्राप्त करके सेवा करने का कार्य कर रही है, उसके प्रति अगर इनका विश्वास नहीं है तो ये जनता का अपमान कर रहे हैं, जनता के प्रति अविश्वास जाहिर कर रहे हैं जिन्होंने उस सरकार को चुना है। दूसरी बात आपने भरोसे की कहीं को कार्रवाई नहीं समझ में आ रही है। देश के इतिहास में पहली बार इतनी संवेदनशील सरकार है युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, कि जिन बिंदुओं को लेकर हमारे छात्र आंदोलित थे उन एक एक विषयों को सरकार ने एड्रेस किया है। चाहे वो सोनम वांगचुक जी से लगातार संपर्क करने की बात रहा हो,
चाहे वो आंदोलित छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से मिलने की बात रही हो, उनकी बात सुनने की बात रही हो, केंद्र सरकार के 2 शीर्ष मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी और दूसरे मंत्री हमारे साथ में, इन दोनों से लगातार संपर्क में थे, संवाद की स्थिति में थे, और उनकी जो मांगे थी उन सब पर एक एक करके दृढ़ता के साथ सरकार ने कदम उठाए हैं। पेपर लीक होने के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की यह थी कि उन छात्रों का, लाखों लाख छात्रों का भविष्य, उनका सेशन साल बर्बाद ना हो। रिकॉर्ड समय में रीनीट कराकर सरकार ने उस सत्र को बर्बाद होने से बचाया। उसका रिजल्ट भी आ गया और रिजल्ट के बाद तमाम जगह पर उत्तीर्ण विद्यार्थियों के खुशियां मनाई जा रही हैं, उसके भी दृश्य हम लोग देख रहे हैं। दोबारा ऐसी स्थिति ना हो, इसके लिए कठोर कानून के लिए सरकार ने कदम बढ़ाए। आपने देखा एक संवेदनशील प्रधानमंत्री, आधी रात को भी युवाओं के बारे में सोचने वाले प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं। आपने देखा कि रात लगभग 12 बजे उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने कहा था समस्या है। और इस तरह के संवेदनशील प्रधानमंत्री जो लगातार परीक्षा पे चर्चा के नाम पर देश के युवाओं और परीक्षार्थियों से संवाद करते हैं। भाजपा की सरकारों में आप देखिए कि युवाओं की शिक्षा से संबंधित संस्थान, चाहे वो आईआईएम्स हो, चाहे वो आईआईटीज हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो, उन सब में 2014 के बाद से अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। हमारे कांग्रेस के साथी बताएंगे कि 2014 से पहले कितने 1 लाख स्कूल सरकार ने बंद कराए हैं, शिक्षा महंगी करी है, प्राइवेट स्कूलों को आप अभी आप रुक जाइए, स्कूलों की अभी आपके टर्न पे मैं सत्येंद्र जी नहीं बोला था, मुझे अपनी बात पूरी हो जाए फिर आपके पास आते हैं। अभी राकेश जी के पास भी जाना है। जी जल्दी से पूरी कीजिए बात अपनी, राकेश जी के पास जाओ। तो युवाओं के लिए एक संवेदनशील सरकार जिसने उनकी शिक्षा के लिए तमाम अवसर बढ़ाए हैं और पेपर लीक के मुद्दे पर संसदीय इतिहास में पहली बार इतना कठोर कानून लाया है और सरकार के प्रस्ताव पर जिस तरह से गोल पोस्ट बदलकर संसद में हंगामा खड़ा करने का कार्य विपक्ष कर रहा है, इसको देश देख रहा है, इसको देश का युवा देख रहा है। ठीक है। और आप बेनकाब हो रहे हैं या आपकी सारी मांगों को एक संवेदनशील सरकार होने के नाते मांगने के बावजूद भी आपने अपने गोल पोस्ट चेंज किए हैं। आप गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, आप प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। आपको अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनने का इतना शौक है तो जनता से जाकर और जनता के बीच में उनका विश्वास हासिल करिए, चुनाव लड़के आइए। इतनी जल्दी नहीं है कि आप कोई इस्तीफा दे दोगे आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे, आपको जनता का विश्वास हासिल करना पड़ेगा। जी विजय जी। ठीक है, आपके पास आते हैं। अब राकेश जी के पास जाते हैं। राकेश भाई, माफी के साथ, क्योंकि करीब 25 मिनट के बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। चर्चा चल रही है और गंभीरता के साथ चर्चा चल रही है और आप बड़ी बेबाकी से अपनी बात भी रखते हैं। देखिए, अखिलेश जी ने भी बात रखी, डिंपल जी ने भी बात रखी और उन लोगों ने अपने अपने तर्क रखे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है ना कि सदन के अंदर जब चर्चा हो तो इस पर हो। हम लोग ऐसा लग रहा है कि जो कार्रवाई हुई है उसी पर हम सीमित होकर रह गए हैं, वहीं पर ठहर कर रह गए हैं। कुछ निकल कर आएगा और जो विधेयक है, जो प्रस्ताव रखा गया है, उस प्रस्ताव में कुछ ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में भारत की शिक्षा व्यवस्था में, परीक्षा की व्यवस्था में आमूलचूल कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। नियत सरकार की साफ नहीं है शिक्षा के प्रति और बच्चों के प्रति, तो आप ऐसे न जाने कितने संशोधन कर लीजिए, कितने नए कानून बना लीजिए। हमें याद है कि 2024 में जब ये कानून बनाया गया था तो इसको ऐतिहासिक रूप दिया गया था। मीडिया से लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग ढिंढोरा पीट रहे थे कि ऐतिहासिक और ठोस कानून है। आज जो कानून संशोधन हुआ ये मील का पत्थर बनेगा। मगर मैं जानना चाह रहा था कि 2 साल में इस कानून के तहत कितने लोगों पे एफआईआर हुआ या कितने लोगों पे कार्रवाई हुआ, तो सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं। जब बात हो रही है कि एनटीए में आप इतने लोगों को कैसे हटा दिए, क्योंकि वो आउटसोर्सिंग पे थे, जिस कंपनी का रखे गए थे उनकी जो है वैधता पूरी हो गई थी।
आप बताइए कि सचिव या आईएएस को उसमें अभी भी जांच के संदिग्ध घेरे में नहीं रखा गया। और ये भारतीय जनता पार्टी का पहला चरित्र नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का बुनियादी चरित्र है शिक्षा विरोधी। आप सोचिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, अभी मैं आशीष जी को सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि शिक्षा के अवसर बढ़ाए हैं प्रधानमंत्री जी। मैं इनसे जानना चाह रहा हूं कि इसी देश में नीति आयोग की रिपोर्ट है और सरकारी आंकड़ा है जो लगातार कह रही कि हर दिन 25 विद्यालय बंद हो रहे हैं देश में। यही 58 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए, 950 पाठ्यक्रम बंद हो गए, और ये कह रहे हैं कि शिक्षा के अवसर प्रधानमंत्री जी बढ़ा रहे हैं। मैं इनसे जानना चाह रहा हूं कि ऐसा क्या शिक्षा के अवसर बढ़ा रहे हैं? स्कूल बर्बाद कर दिया, कॉलेज बर्बाद कर दिया, विश्वविद्यालय बर्बाद कर दिया। नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि एक शिक्षा के एक विद्यालय पे है मात्र, आप कितना बेहतर शिक्षा करेंगे? और बिहार तो नंबर 1 पे है जहां शिक्षक ही नहीं है, बस विद्यालय का ढांचा खड़ा हुआ है। तो ये तमाम सवाल केवल नीट का या नेट का नहीं है, सवाल पूरे शिक्षा का एक ढांचा है जिसको भारतीय जनता पार्टी बर्बाद कर दिया। आप सोचिए ना कि जो बेसिक स्कूल है जब वो बंद कर दिए गए तो जो गरीब किसान मजदूर के लोग अब वो प्राइवेट और निजी स्कूलों में जाएंगे, उनका खून चूस लेंगे निजी स्कूल। और ये वही चाह रहे हैं कि निजी स्कूल उनका खून चूस ले, उनके बच्चे पढ़ ना पाए और फिर तर्कशील न बन पाए, वो सवाल न करे, सरकार से नौकरी न मांगे। ये उसी तथ्य पे ये करना चाहते हैं देश के नौजवानों को। आप सोचिए कि अभी ये कह रहे थे तो मैं सुन रहा था कि जैसे लग रहा था कि ये भाषण देने बैठे हैं। गृह मंत्री का इस्तीफा या गृह मंत्री से सवाल यह देश का विपक्ष और देश के लोग क्यों न करें? प्लेट गन आप चलाएंगे छात्रों पे, AK-47 छात्रों पे चलाएंगे आप? क्या ये देश की नैतिकता है? क्या लोकतंत्र में अपनी चुनी हुई सरकार से सवाल कोई नहीं पूछ सकता? उसको आप जेल भेजेंगे, उसको करंट वाली लाठी से उसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे? बेटियों के साथ जो बर्बरता हुआ वो तो मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता इस प्रमुख चैनल पे। क्या ये आपकी जो है संवेदनशील सरकार है? और आप कह रहे हैं हम सरकार ने इस्तीफा नहीं देंगे, तो फिर इस्तीफा क्यों आपके शिक्षा मंत्री ने दिया? ये जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने आज सदन में कहा, असल मुद्दा वही था कि प्रधान का इस्तीफा लेके प्रधानमंत्री को बचाया गया ताकि देश का नौजवान जो सड़क पे है वो प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांगने जा रहा था। और जैसे ही प्रधानमंत्री को मूड पता चला जनता का, वो तुरंत प्रधान का इस्तीफा दिलवा दिया। और ऐसे प्रधान का स्वागत हो रहा था जैसे लग रहा था कि इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। 20 से ज्यादा लोग हमारे बच्चे शहीद हो गए। मैं शहीद कह रहा हूं, आपके सिस्टम से शहीद हो गए, थक गए, उनके सपने चूर हो गए, उनके माँ बाप पे क्या बीत रही है इसका आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन अब दूसरा पहलू, लेकिन एक दूसरा पहलू, जैसे अभी प्रियंका जी ने भी अपने भाषण में ये बात कही थी जो भी आप कह रहे हैं कि बच्चे मरे, शहीद आप कह रहे हैं, और उधर स्वागत हो रहा था पूर्व शिक्षा मंत्री का। लेकिन दूसरी तरफ वहां भी देखिए ना, एक जगह डांस, नाच गाना, जीत का जश्न मनाया जा रहा था। वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वहां भी जश्न नहीं मनाना, वो भी नहीं होना चाहिए। मैं तो उसको कह रहा हूं हाँ, कि जश्न किस बात का मनाना चाहिए? किस बात का जश्न? हमने अपनी सरकार से लड़ाई लड़ी, हमारे लोगों लाठियां खाए, गोलियों का सामना हुआ, प्लेट गन का सामना किए, और तब जाके इस्तीफा मिला। तो हमें जश्न किस बात का? किस बात का जश्न? जश्न नहीं करना चाहिए। इस सरकार में आंखों में आंख डाल के दायित्व स्वीकार करने की ताकत नहीं बची है। जो सरकार का इकबालिया बुलंद होता था वो इस सरकार में खत्म हो गया। इसीलिए राकेश अय्यर, आपको हम कहते हैं कि आप बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं, और इस पहलू पर भी आपने अपनी राय दी जबकि लोग बचते जा रहे थे। पिछले 2-3 दिनों से जब विपक्ष के लोगों से हम लोग ये चर्चा करते थे तो वो बच रहे थे, किनारे होकर निकल जाते थे, लेकिन आपने बहुत ही बेबाकी के साथ और उस पहलू को भी कहा कि वो भी नहीं होना चाहिए। आशीष जी, अब जवाब दीजिए। देखिए, सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों का जवाब तो सत्ता पक्ष को ही देना है। विपक्ष उनमें से कमियों को निकालेगा, और कमियां जब निकलेंगी तभी वो और छन कर कोई भी बिल, विधेयक, कानून और मजबूत होकर सामने आएगा।
पारदर्शी ढंग से, ट्रांसपेरेंसी के साथ। निश्चित रूप से जो आपने कहा और जो राकेश जी ने कहा कि उस पर बहस मुद्दे पर होनी चाहिए। सवाल जनता को पूछने का पूरा हक है, देश के युवाओं को सरकार से सवाल करने का पूरा हक है, लेकिन राकेश जी ने बहुत बेबाकी से रखा। मेरा उनसे निवेदन है कि उन नारों के बारे में आपकी क्या राय है जो उस आंदोलन के दौरान लगाए गए, वो जो पोस्टर के दृश्य जो दिखाई पड़े, देश विरोधी नारे लगे, उसको आप बताइए। एक देश बताइए विरोधी कहेंगे आप? प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने वाले, बताइए। संसद भवन की तरफ बढ़ते युवा, कौन सा ऐसे देश विरोधी नारा वहां लगा? मुझे बोलने दीजिए पहले, मुझे बोलने दीजिए। वो सारी बातें जो बैनर पे, पोस्टर्स पे, जो होर्डिंग्स पर जो लोग लेकर गालियां चल रहे थे, उसका कोई बचाव नहीं करेगा और उसको कोई डिफेंड नहीं करेगा। वो जो था वो गलत था। आशीष जी, संसद भवन की तरफ बढ़ते युवा, जहां पर देश के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, कौन चुनता है? देश का नौजवान संवेदनशील विषय नहीं है? तो अपने संसद में क्यों नहीं जाएगा? जब राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि सड़कें अगर सूनी होंगी तो संसद आवारा होगा, तो सड़कों को और संसद को लगाम लगाने के लिए युवा सड़क उतरे थे। इसमें गलत क्या है? समाजवादी पार्टी से हमें यही उम्मीद है कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे वो किसी को भी संसद में जाने की इजाजत दे सकते हैं, वो भी तब जब देश के चुने हुए प्रतिनिधि संसद में मौजूद हों। पे मत जाइए, ये वही समाजवादी पार्टी है। आपसे लॉ एंड ऑर्डर की उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं। ये वही समाजवादी पार्टी है जहां पर एक माफिया के कुत्ते से समाजवादी पार्टी के मुखिया हाथ में लाते थे। ये वही समाजवादी पार्टी है जहां पर राजधानी लखनऊ में पुलिस के बड़े अधिकारी को बोनट पे बिठा के घुमाया जाता था। तो आप इस तरह शिक्षा पर ही हम लोग रहे, हम लोग शिक्षा पर ही रहे, क्योंकि बच्चों की बात हो रही है, बच्चों के भविष्य की बात हो रही है। शिक्षा पर ही देश की सुरक्षा की दृष्टि नहीं देखते, शिक्षा पर ही रहे। शिक्षा में जो आमूलचूल परिवर्तन की बात की जा रही है, क्योंकि मंत्र पर विरोध का परमिशन लिया गया था। संसद की तरफ बढ़ेंगे तो देश की खतरा पर कल को आप ही लोग प्रश्न उठाते अगर किसी को कोई अनहोनी हो जाती तो। ठीक है, उन सारी चीजों का देखिए, अब आप कह रहे हैं ना आशीष जी, जब ये बात आप कह रहे हैं ना, तब इस पर जो कार्रवाई होनी थी उस पर अब सरकार ने मान लिया, जो FIR थे उसको वापस ले लिया, छोड़ दीजिए। वो सारी चीजें जो है वो कानून के अंतर्गत हैं, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के पास है, वो इस पूरे मामले को समझेगी। लेकिन जो अब यही हो रहा है कि जो असल मुद्दा है उससे हम लोग भटक जा रहे हैं, चाहे वो संसद के अंदर हो या संसद के बाहर हो। वो सारी चीजें जो हुई उस पर कार्रवाई हो रही है, अदालत में भी मामला है, सुप्रीम कोर्ट भी उस पर अपना डायरेक्शन दे रहा है, अपनी टिप्पणी कर रहा है, निर्देश दे रहा है सरकार को और दूसरे पक्ष को भी। लेकिन अब उससे आगे जरा हम लोग शिक्षा की बात हम लोग कर रहे हैं, छात्रों के वेलफेयर की बात हम लोग कर रहे हैं। तो अब सवाल यही है ना कि एक तो महंगी शिक्षा हो गई है, फीस देना मुश्किल हो जाता है। वैसी परिस्थिति में अगर इस तरह की घटनाएं, जब क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, तो समझिए कि क्या गुजरती है। उन छात्रों पर तो छोड़ दीजिए, उनके अभिभावकों पर क्या गुजरती है, ये सवाल है। इसीलिए सत्ता पक्ष का या सरकार में जो होता है उसकी तरफ लोग आशा भरी नजरों से देखते हैं। आशीष जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। निश्चित रूप से आपने कहा सरकार की तरफ आशा भरी नजरों से देखना भी चाहिए, और सरकार का ये दायित्व तो है कि उन जिम्मेदारी से उन आशा भरी निगाहों का, उन सवालों का जवाब दें। और हमारी सरकार ने करके दिखाया है विजय जी। देश के ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया है। एक खबर आई है, छात्रों की मांग पर खबर आई है, आज की खबर है, देश में एक फास्ट ट्रैक पेपर में अदालत के मैं बोलूं फिर आप खबर दिखाइएगा। नहीं, एक सेकंड में जा रहा हूं, आप कुछ नहीं बोलेंगे, प्रवचन देंगे, आपको हम जा रहे हैं। व्यक्तिगत नहीं, अभी प्रवचन खबर आई है, व्यक्तिगत नहीं। दूसरे तरह के ठीक है, जरा सुन लेते हैं, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। हाँ, जल्दी से राकेश जी, जल्दी से 10 सेकंड लूंगा। हाँ, जल्दी से बोल लीजिए। ये खबर ये आई है आज की कि सुप्रीम कोर्ट में आज पहली बार नीट की सुनवाई था पेपर लीक में, और CBI के वकील नहीं पहुंच पाने की वजह से सुनवाई टल गया। तो आप कानून बना के क्या करेंगे जब आपकी नीयत साफ नहीं होगी? यही हमारे नेता ने सदन में कहा कि आपकी अगर नीयत साफ नहीं होगी तो आप कानून बना के कुछ नहीं कर सकते।
न्याय नहीं दे सकते किसी को, क्योंकि कानून पारित करने के लिए उसके लिए नीयत साफ होनी ठीक है, चाहिए। जल्दी से जवाब आशीष जी दे दीजिए, फिर सौरभ जी के पास भी जाए और विजय जी, सत्येंद्र जी के पास भी जाते हैं। सीबीआई का प्रतिनिधि वहां पर क्यों नहीं पहुंचे, सीबीआई जवाब दे दी। लेकिन जहां तक मुझे पता है कि आने वाले समय में उसकी डेट लगी है 3-4 तारीख में, वो विधिवत तरीके से वहां पर वो विषय रखा जाएगा। अभी अगर मैं सीबीआई की तरफ से बोलूंगा तो यही राकेश जी कहेंगे कि सीबीआई के आपके अंडर में है क्या, ये सीबीआई की जिम्मेदारी है कि वहां से उनके प्रतिनिधि खड़े होंगे। सरकार है आप कहें, आप सरकार हैं। ये आपकी सरकार में होता होगा, हमारी सरकार में संस्थाओं को निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से कार्य करने की आजादी है। वो सारे लोग देख रहे हैं होता कि था, कितना स्वतंत्र आपकी एजेंसियां काम अच्छा, कर रही हैं। ये सारी चीजें क्या होता था कि सौरभ जी एक हाई पावर कमिटी बनी है, हाई पावर कमेटी बनी है नंदन नीलेकनी की अध्यक्षता में, और उसमें अलग अलग फील्ड के लोग उसमें शामिल हैं। अब जरा ये बताइए कि एक तरफ ये फास्ट ट्रैक कोर्ट कानून पेपर लीक को लेकर, दूसरी तरफ एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा और कुछ बदलाव आए, उसके लिए ये हाई पावर कमेटी बनी है। इससे कुछ निकल कर आएगा, कुछ व्यवस्था बदल पाएगी? मेरा एक, इस पर तो हम लोग चर्चा कर ही रहे कानून पर, इस हाई पावर कमेटी के बारे में भी जरा बताइए, आप क्या समझ पा रहे हैं, ये क्या करेंगे? डिबेट के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, जो 5 स्टेक होल्डर है जिसपे कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा इस हाई पावर कमेटी में उसी तरह के 5 लोगों को भी रखा गया है। लॉजिस्टिक से रिलेटेड लोग हैं, आईबी से रिलेटेड लोग हैं, टेक्नोक्रेट हैं। तो ये जो 5 हम बता रहे थे, जिसमें पेपर सेटिंग से लेके प्रिंटिंग, लॉजिस्टिक, सेंटर का मैनेजमेंट और जो पेपर माफिया है, उस पे कैसे कंट्रोल किया जाए, तो इससे आप जो 5 लोगों के जो पैनल देखने, सारे इस एरिया के एक्सपर्ट हैं। तो इनका जो एक कंक्लूजन सामने निकल के आएगा, वही एक वे आउट दे सकता है। अब प्रियंका गांधी तो आज कह रही थी कि भाई वो लोग जो बनाई गई कमेटी, उसमें कौन लोग हैं, उन लोगों के बारे में कि एक जो है वो मद्रास आईटी के निदेशक, उनको गोमूत्र एक्सपर्ट के तौर पर वो कह रही हैं। आनंद विजय जी, सबसे बड़ी बात यह है, यदि हम एकेडमिक्स को देखें तो हमें इस पे अभी टिप्पणी आपके चैनल पे नहीं करना चाहिए, जबकि पॉलिटिकल पार्टी को हमेशा हर एकेडमिक्स का बैकग्राउंड देखना चाहिए। अभी आप देखिए उसमें जो 5 लोग बैठे हुए हैं वो अपने अपने फील्ड के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। अब आईआईटी के डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, आईआईटी मद्रास इस समय नंबर 1 नंबर 2 पे चलता आ रहा है, जिसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान है। और सबसे बड़ी बात है, इस प्रॉब्लम को जो जड़ से यदि खत्म कर सकता है, वो सिर्फ एक एकेडमिशियन कर सकता है, एक टेक्नोक्रेट कर सकता है। पॉलिटिकल विल पावर नहीं है जो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। क्योंकि आपको मैं एक बड़ी बात बताता हूं, यदि पेपर सेटिंग होती है तो कोई पॉलिटिकल आदमी किसी भी एजेंसी में जाके पेपर सेटिंग नहीं करते हैं, वहां एक टीचर, एक प्रोफेसर जाके करते हैं। लेकिन वहां का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, उसको कैसे निगरानी की जाए। सपोज दैट कोई पेपर सेटिंग करने के लिए कोई प्रोफेसर और टीचर जाते हैं, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए, क्या वो टीचर प्रोफेसर कहीं किसी कोचिंग संस्थान से तो मिला हुआ नहीं है, क्या उसका इन्वॉल्वमेंट किसी उसके घर के बच्चे, उसके रिलेटिव क्या एग्जाम तो नहीं दे रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बदलाव की जरूरत है। जब आप किसी भी एनटीए में जाते हैं तो हमको नहीं लगता है जो वहां पे बहुत से लेवल पे स्क्रीनिंग होती है, जो सबसे बड़ा रूट कॉज है आज के टाइम में, तो इस रूट कॉज को वही समझ सकता है जो एकेडमिशियन है और पॉलिटिशियन है, एकेडमिशियन है और टेक्नोक्रेट है। दूसरी बड़ी बात, हम संसद में तो रोज आवाज उठाते हैं, अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और सपा के सारे लोग बोल रहे थे, हम तो इन लोगों से आग्रह करते हैं जो इनके बच्चे सरकारी स्कूल में जाना कब से स्टार्ट करेंगे। यदि ये विषय गंभीरता से नहीं लिया जाएगा तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बच्चे तो हमेशा संघर्ष करते आ रहे हैं। इनके बच्चे तो लंदन और यूके ऑस्ट्रेलिया में घूम रहे हैं, इनके बच्चे के लिए प्रॉब्लम नहीं है ना, प्रॉब्लम तो मिडिल क्लास के लिए है। ये लोग संसद में तय करें इनके ठीक है, ठीक है, आपके पास हम आते हैं। सत्येंद्र जी, अब देखिए जो कमेटी बनी है, हाई पावर कमेटी बनी है, नंदन नीलेकनी के अध्यक्षता में वो कमेटी बनी है, और नंदन नीलेकनी का तो आपकी जब सरकार थी तो उन्हें ही आधार की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी वो लीड कर रहे थे और बड़ी सक्सेसफुल वो था। अब उन्हीं लोगों पर प्रियंका जी सवाल उठा रही हैं। सत्येंद्र जी, मैं सुन नहीं पा रहा हूं सर बात।
मेरी आवाज आ रही है, आप सुन पा रहे हैं? जी जी, अभी साफ आवाज नहीं आ रही था आपकी। मेरा सवाल है कि अब जो हाई पावर कमेटी बनी है, उस हाई पावर कमेटी पर एक तरह से मजाक ही उड़ाया प्रियंका गांधी ने आज, और वो कह रही हैं कि उनको देखिए किस किस फील्ड के लोग हैं, वो लोग क्या इसमें एजुकेशन में वो अपना योगदान देंगे। अब नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में वो कमेटी है। नंदन नीलेकणी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान आधार की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी उसमें बड़ी सफलता के साथ उन्होंने उसको लीड किया था, और आज आधार ही आधार बन गया है हमारी पहचान का। तो अब वो जब नंदन नीलेकणी को आप लोग जब यूज करते हैं तो वो एक बड़े सफल आदमी होते हैं, और आज जब की सरकार जब यूज करती है, उनका उपयोग करती है, तो फिर उन पर हंसी उड़ाई जाती है। हंसी वाली बात नहीं है। जिस कमेटी का ये बना रहे हैं वो कमेटी सही तरीके से काम करेगी या नहीं करेगी? भाई छात्रों के भविष्य की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, और सबसे पहले तो मैं सरकार की बात कह रहा हूँ। जो छात्र हैं, युवा हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, किसानों के लोग हैं, उनके बच्चों का भविष्य सरकार के हाथ में होता है, और वो सरकार के भविष्य की जानकारी सरकारी स्कूलों में व्यवस्था करनी चाहिए इन लोगों को। अब ये बात कर रहे हैं हाई फाई स्कूलों की, वहाँ पे हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। हमें बहुत से लोग हैं उनके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, वो और सरकारी स्कूलों में पढ़ सकते हैं। उनकी व्यवस्था सरकारी स्कूलों में की जाए। वो जो 1 लाख स्कूल बंद किए उन्हें चालू करवाया जाए, उन्हें चालू करके वो शिक्षा जो प्राइवेट में उसे दी जाए। अगर जो प्राइवेट स्कूलों में जो शिक्षा दी जा रही है, या फिर सरकारी के हिसाब से दी जाए कि फीस भाई इसमें इतनी रखी जाएगी जिससे बच्चे पढ़ सकें, इसका तो उनके लिए फायदा कर रहे हैं। जो प्राइवेट स्कूल हैं उसके लिए सरकार उनके पक्ष में जा रही है। तो मैं तो समझता हूँ कि हमारे युवाओं का भविष्य खराब है। आने वाले समय में तो ये उसी में करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मजदूरी करें और पकोड़े तलें, और हम लोग अपने बच्चों को लंदन, विदेश, अमेरिका, रूस, जापान में पढ़ाएं। बताइए किस देश के गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन है जो एबीसीडी नहीं जानते हैं क्रिकेट की? अरे भाई, तो अब देखिए, अब क्या इनके भी साल्वे जब बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे तो उनको क्रिकेट की एबीसीडी आती थी क्या? और सवाल यह है ना कि जब उस समय शरद पवार जी थे, अब इन लोगों को ये पद ही ऐसा है ना, अब उसमें आप किसी के बनने या नहीं बनने से, अब यही तो सवाल है कि क्रिकेट खेलने वाला ही तो बने। ये परंपरा चली आ रही है। नहीं तो ये परंपरा, अब ये बताइए, अब आप बताइए, आपकी सरकार में मंत्री थे इनके भी साल्वे साहब, और वो मिनिस्टर, वो ये थे, तो यही तो चली आ रही है ना। आज अमित शाह के बेटे पर सवाल उठ रहा है, लेकिन पहले जरा बताइए, पहले के जो बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, जो पहले की सरकारें थी, उस समय के मंत्री भी थे, शरद पवार भी रह चुके। अब आप बताइए। ये क्रिकेट का अनुभव भी था। अरे तो क्रिकेट के अध्यक्ष के लिए अब आप कह रहे हैं कि कौन सा वो क्रिकेट खेलने जानते हैं? तो क्रिकेट के अध्यक्ष बनने के लिए ब्यूरोक्रेट होना जरूरी है क्या? उसका अनुभव जरूरी है क्या? नहीं ना। नहीं, अनुभव तो होना चाहिए ना क्रिकेट का। तो क्रिकेट का अनुभव था क्या? वही तो मैं पूछ रहा हूं कि पहले के जो अध्यक्ष रहे हैं उनके बारे में बताइए। कांग्रेस के नेताओं में इन्होंने इस बात का विजय ध्यान रखा है। इनकी यूपीए की गवर्नमेंट में विभाग उसी तरह से दिए गए जिस विभाग में उनको भ्रष्टाचार करने का अनुभव रहा होगा। हमारे कांग्रेस के जितने भी भ्रष्टाचार मंत्रियों ने अपने विभागों में बड़े भ्रष्टाचार किए होगी। यानी अशोक चौहान जी ने भी अपना त्याग पत्र दिया था। आप ये राजा जी जो उनको भी जेल दी हुई थी। कांग्रेस तो बहुत साफ सुथरी पार्टी है कि अगर कांग्रेस का नेता अगर गलत करता है तो उसे सजा मिलती है। आपके यहाँ तो धुले हुए बन जाते हैं अपराधियों को लेकर। जो सांसद विधायक अपराधी हैं, आपके यहाँ के साफ सुथरे बन जाते हैं। यानी कि आपके यहाँ वॉशिंग मशीन है, भारतीय जनता पार्टी के पास वॉशिंग मशीन है धोने की, और वो धो के मंत्रियों को यानी कि विधायकों को भी साफ, दूसरी जगह अपराधी हैं, आपके यहाँ साफ सुथरे हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? यानी कि एक सांसद, एक विधायक कहीं से जाता है तो आपके यहाँ साफ सुथरा हो जाता है, दूसरी पार्टी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं आप उस पर। ऐसा कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस नैतिकता की बात करती है और देश की बात करती है, देश के हित की बात करती है, और देश के लिए हमेशा तत्पर तैयार रही है कांग्रेस। आज तक बताइए कि टास्क फोर्स पर आपकी क्या राय है? बच्चों के बारे में भी बात करें। अपने साथ रखा है। टास्क फोर्स पर कांग्रेस पार्टी के आप प्रतिनिधि हैं, उसकी आपकी उस पे आप पे क्या राय है? हेलो, टास्क फोर्स के बारे में आपका क्या कहना है वो बताइए।
सर आवाज कट रही है आपकी बार बार। जो सवाल था सत्येंद्र जी, जो सवाल था, जो टास्क फोर्स बना है, जो हाई पावर टास्क फोर्स बना है, इस टास्क फोर्स में अपने अपने फील्ड के लोग एक्सपर्ट हैं, जिसके बारे में अभी सौरभ जी भी बता रहे थे। मतलब एक एजुकेशन सिस्टम में जहां लूपहोल्स है, कमियां हैं, उनको निकालने के लिए और उसे दूर करने के लिए टास्क फोर्स, इस पर आपको कोई ऐतराज है क्या? आपको इस पर भी भरोसा नहीं है? नहीं, देखिए भरोसे की बात नहीं है। अगर सही काम ही नहीं हो रहा है तो भरोसा कैसे किया जाए? आप बताइए, मुझे तो भरोसा नहीं है कि सही काम करेंगे। भाई अभी तक किसी भी विभाग से लेकर जितने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर किसी भी चीज को लेकर अगर जनता के हित में काम किया हो तो मुझे बता दिए कि हित में काम किया हो। तो ये तो बड़ा अजीब सा लगता है ना कि आपको सरकार के किसी भी काम पर भरोसा ही नहीं है, सरकार पर भरोसा ही नहीं है, तो फिर चर्चा की बात क्यों उठती है? क्यों चर्चा के लिए आप हंगामा करते रहते हैं? जब चर्चा हो तो चर्चा पर भरोसा ही नहीं है, और जब चर्चा हो रही है तो उसमें वही मैंने कहा कि आज पहले दिन मैंने पहले दिन कोई सुझाव आते नहीं सुना कि किसी ने सुझाव दिया हो कि इस तरह से पेपर बिल रुक सकता है। सब नियत पर ही सवाल उठा रहे हैं, या जो कार्रवाई हुई है उसी को लेकर। बिल जो पेश हुआ है शायद उस पर कोई चर्चा नहीं हो पा रही है। प्लीज हाँ, सत्येंद्र जी, आशीष जी, मैं विजय जी आपसे कहना चाह रहा हूं कि इतना समय आपने सत्येंद्र जी को दिया, लेकिन आपकी बात का जवाब उन्होंने नहीं दिया। सौरभ जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो उसके पर्सपेक्टिव्स हैं किसी भी परीक्षा के ऑर्गेनाइजेशन के, उसके जो एस्पेक्ट्स हैं, उन एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर एक एक चीजों के एक्सपर्ट, चाहे वो पेपर सेटिंग को लेकर हो, चाहे वो लॉजिस्टिक्स को लेकर हो, चाहे वो प्रिंटिंग को लेकर हो, जिस तरह से कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पैटर्न को लागू करने के लिए सरकार ने कहा है, ये लोग उसके एक्सपर्ट हैं, आईआईटीज के एक्सपर्ट हैं। इन्फोसिस के नंदन लेनकनी जी को आप क्या समझते हैं? इनकी सरकार ने, सत्येंद्र जी अभी कह रहे थे, इधर उधर की बात कर रहे थे, इनकी सरकार ने उनसे काम लिया है, और कितना महत्वपूर्ण काम लिया है जिसके बारे में वो बताते हैं। तो इन लोगों, ये देश के आईआईटीज और इन्फोसिस के जो लोग हैं, वो उन्हीं लिहाज से उसी सारी परीक्षा प्रणाली को ध्यान में रखकर उनको चुना गया। वो अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, और उन पे आपको अभी उन्होंने कोई काम नहीं किया और आप पहले से बता रहे हैं कि भरोसा नहीं किया। ये तो आप बताता है कि आप कितने प्रेजुडिस्ड हैं, कितने ज्यादा पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं आप उनको काम करने दीजिए, फिर आप तर्क करिएगा। अब ये सत्येंद्र जी तो वही कह रहे थे जब आप उस समय 2014 में जब आप विपक्ष में थे, 2013 में, तो जो नंदन नीलेकणी के बारे में आप कह रहे थे वो आज ये विपक्ष में है, वो ये बात कह रहे हैं। उस समय भी आपने आधार को लेकर नंदन नीलेकणी के बारे में जो कहा था, अनंत कुमार उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे, या अनंत कुमार के खिलाफ वो चुनाव लड़े थे, और वो जो अनंत कुमार ने कहा था वही बात आज कर रहे हैं। देखिए वही होता है, जो पक्ष में रहता है उसकी अलग राय हो जाती है, बदल जाती है, और जो विपक्ष में रहता है वो बदल जाती है। राकेश जी कुछ कहना चाह रहे थे? जी राकेश जी। इनके सिद्धांत वैसे ही बदल रहे हैं, आशीष जी आता हूं, राकेश जी। इनके गोल पोस्ट चेंज हो रहे हैं। हाँ राकेश जी, प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगने वाले जरा ये बताएं, सिद्धांत के नाते मांग रहे हैं कि केवल भाजपा का प्रधानमंत्री इसलिए मांग रहे हैं? ठीक है। और अगर सिद्धांत के नाते मांग रहे हैं तो आपके पंजाब के मंत्री का इस्तीफा मांगा क्या? सरकारें देखकर आपके सिद्धांत बदल जाएंगे, इसका जवाब कौन देगा? राकेश जी आप ही दीजिए जवाब। नहीं, मैं तो जवाब दे दूंगा, मगर ये आशीष जी शायद सुन नहीं पाएंगे। मैं तो थोड़ा सा सौरभ झा का मैं एक जवाब देना चाह रहा हूँ। सौरभ झा राजनीतिक विश्लेषण के तौर पे बैठे हैं, मगर उनमें भारतीय जनता पार्टी का पूरा वो लग रहा है। बताइए, वो कह रहे हैं कि विपक्ष के कितने बच्चे जाते हैं पढ़ने, उन विपक्ष के लोगों को तो लंदन और कहाँ विदेश जाते हैं बच्चे पढ़ने। इसका मतलब कि किसी का बच्चा अगर विदेश जाता है पढ़ने, तो क्या वो सवाल नहीं कर सकता? आप स्कूल लूट लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंत्री हैं और जितने नेता हैं, उनके बच्चे क्या प्राइमरी स्कूल में जाते हैं पढ़ने? अगर आप राजनीतिक विश्लेषण के तौर पे अगर बैठे हैं, वो अब मुझे लगता है, अब सौरभ जी इसके बारे में बताएं, लेकिन मुझे लगता है कि पूरे ब्रॉड पर्सपेक्टिव में शायद उन्होंने ये बात कही होगी, उसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष में बाइफरकेट नहीं करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के नजरिए चैनल की इतनी लिबर्टी रहने दीजिए। और सुन लीजिए, आप कूद क्यों रहे हैं? अभी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ आपके सारे एक्सपर्ट तो
जापान का और चाइना का कुत्ता लेकर जो है गलगोटिया में घुमा रहे थे, अपना अपना बता के। पूरा विश्व पटल पे आप लोग जो है थू करा लिया देश का। अब मुंह चिमुड़ गया, इतना बड़ा हो गया छोटा सा। सारे एक्सपर्ट थे वहां गलगोटिया में, विदेशी कुत्ता लेकर कि हमने कुत्ता बनाया है, हमारा रोबोट है, हमारा रोबोट है। अब फिर बाइट नहीं दे पाया कोई, मीडिया में कोई भी नहीं जवाब दे पाया। तो चुल्लू भर शर्म रखिए, ज्यादा एक्सपर्ट की कहानी ना बताइए। एक्सपर्ट तो हम लोग देखा कि 24 में जब कानून बना था तब भी यही बात कही गई थी। क्या हुआ उस कानून से? फिर तो आपको संशोधन करने की क्या जरूरत आई? आप मंथन करने के जगह आप हवाई ना लूटा करिए। इस देश में अब लोग आप पे विश्वास करना बंद कर दिए, आपको नोटिस करना बंद कर दिए। प्रधानमंत्री को रील बनाना पड़ रहा है। आप सोचिए कि क्या गरिमा रह गई प्रधानमंत्री जी का। आज तक उन्होंने एक प्रेस का सामना नहीं किया। आप बात कर रहे हैं एक्सपर्ट की। प्रधानमंत्री ऐसा देश में पहला प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रेस का सामना नहीं किया। बता दीजिए 15 सालों में, 12 सालों में उन्होंने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, कितने देश के लोगों के संवाद किए। हमेशा आप लोग केवल झूठी वाहवाही लूटते हैं, बिना काम की वाहवाही लूटते हैं। देश का नौजवान सड़क उतरा और पहली बार उसके माँ बाप भी उसके प्रोत्साहन में उतरे, और पहली बार देश का नौजवान अपने भविष्य बचाने के लिए उस सड़क। आप चाहेंगे ना कि कानून कड़ा बने और उस कानून का पालन हो और इस तरह की घटनाएं ना हो? आप चाहेंगे राकेश जी? सर हम लोग तो विपक्ष का काम ही होता है सरकार का नहीं, सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं जनरल एक अभिभावक के तौर पर, घर में बच्चे हैं, पढ़ते हैं, चाहेंगे हम तो चाह रहे हैं, बिल्कुल हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी चाह रहे हैं कि कानून आप बनाइए, कानून का पालन सख्ती से हो, कानून का सख्ती से पालन करिए, जिससे आने वाले समय में इस तरीके का कृत्य फिर दोहरीकरण ना हो, जिससे बच्चों का भविष्य फिर खराब हो। ठीक है, गारंटी क्या कोई सदन में लिया? कोई नहीं लिया सदन। डॉक्टर सौरभ झा कंक्लूड कीजिए जल्दी से। मैं राकेश जी के एक इस पे जवाब देना चाहूंगा। मेरा ब्रॉड स्पेक्ट्रम ये था, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजना स्टार्ट करे, गवर्नमेंट स्कूल में, वहां पे जाके जो मंथन कर रहे हैं, क्योंकि जो मंथन है समाजवादी पार्टी के चीफ करते रहते हैं वहां पे, तो हमको तो नहीं लगता। और ये आंदोलन ककरोच जनता पार्टी के वजह से इतना ज्यादा उग्र हुआ और वहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी हो या आपकी पार्टी हो, किसी ने सड़क पे नहीं उतरे। 1.5 महीना के बाद वो तो ककरोच जनता पार्टी की वजह से आप लोग भी उसके पीछे दौड़ने लगे। हम लोग आप क्या बात करते हैं चैनल पे आके? आपकी पार्टी यूपी में तो शिक्षा व्यवस्था को धज्जी उड़ा दी थी। कितने बार पेपर लीक हुए आपके यहाँ पे? आपने क्या कानून बनाया? आपके सरकार के टाइम में कांस्टेबल की पेपर लीक होती थी। आप लोग मत बात किया कीजिए चैनल पे आके। केवल बस चेहरा बदल के बैठे हुए हैं। चलिए अब इसी पर हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अभी चर्चा चल रही है, कुछ न कुछ तो जरूर निकलेगा, और जो भी निकले, जो भी कानून बने, उस कानून का सख्ती से पालन हो। सबके अपनी अपनी राय है, एक दूसरे से भिन्नता रखते हुए भी, विचारों में भिन्नता रखते हुए भी सब यही चाहते हैं कि कड़ा कानून हो और उस कानून का कड़ाई से पालन हो, और ऐसे लोग जो इसमें लिप्त हैं उनको डर हो कि अगर वो करेंगे तो फिर उसका अंजाम इतना कड़ा होगा कि 7 पुश्त तक याद रहेगी। इसलिए ये कानून की जरूरत है, बच्चों के भविष्य की जरूरत है, शिक्षा व्यवस्था में जो कुछ भी कमियां हैं उन कमियों को दूर करने की जरूरत है। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि संसद में जब महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है तो यहां से कुछ बेहतर ही निकल कर आएगा सबकी सहमति से, और उस बेहतर जो निकल कर आएगा उसको जमीन पर उतारना सरकार की जिम्मेदारी है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। राकेश अहिर जी आपका शुक्रिया, हमारे साथ आशीष शर्मा जी जुड़ने के लिए, सत्येंद्र कुमार कैम साहब और डॉक्टर सौरभ झा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।